हेलो मेरे प्यारे प्यारे नीट के बच्चों। अब नीट काफी नजदीक आ चुका है। ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक स्पेशल केस होता है डबल ब्लॉक सिस्टम। इस पे थोड़ा सा एक शॉर्टकट की बात करेंगे कि कैसे हैंडल करते हैं इसको, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे टाइप के डबल ब्लॉक सिस्टम के प्रॉब्लम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये तब लगता है जब दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। होगा नहीं रिलेटिव मोशन, बस चांसेस है। तो तब ये लगता है। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है भैया इसका, एफ एस जो होता है ना, ये हमेशा जो नेट अप्लाइड फोर्स होगा ना अलोंग द सरफेस उसी के बराबर आएगा फिलहाल। ठीक। अब बात यह है कि इसका रेंज क्या होता है। इसका रेंज भैया 0 से लेकर और लिमिटिंग के बराबर तक होता है। तो लिमिटिंग के बराबर तक किसके बराबर होता है? जितना भी अप्लाइड फोर्स होगा वो स्टैटिक के बराबर होगा। और एफ एल का जो फॉर्मूला होता है भी, ये होता है मीवेस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और मीवेस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बेसिकली नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। एन नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसमें किसके इक्वल होगा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। डायरेक्शन किधर होता है? तो एक सरफेस का दूसरे के रिस्पेक्ट में जिधर स्लाइडिंग टेंडेंसी बनेगी उसके अगेंस्ट में होगा। रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस का, एक सरफेस का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी बनेगी उसके अगेंस्ट में लगेगा। मोशन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अगेंस्ट में लगेगा। ये डायरेक्शन है। और दूसरा बात है ये इसमें भाई काइनेटिक फ्रिक्शन। इतने से हमें बात करना है बस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कब लगता है? जब दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है। ठीक है। और डायरेक्शन होता है एक सरफेस का दूसरे के रेस्पेक्ट में जिधर रिलेटिव स्लाइडिंग रिलेटिव मोशन होगा उसके अगेंस्ट में लगेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेन हम स्लाइड करा रहे हैं इस पे, तो पेन पे जो डायरेक्शन होगा जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है इस हाथ के रिस्पेक्ट में आगे की ओर, इस पर पीछे लगेगा बट हाथ पे आगे लगेगा। ये ध्यान रहे बात को। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये इसी से मिलता जुलता है। इन जनरल म्यूएस म्यूके से ज्यादा होता है और म्यूके म्यूआर यानी कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो नॉर्मली म्यूएस ज्यादा होता है तो लिमिटिंग से कोई ज्यादा नहीं होता है। और लिमिटिंग के बारे में ये जाना जाता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बार रिलेटिव स्लाइडिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सरफेस की हो गई तो ये हो जाता है भैया कांस्टेंट। अब दूसरा क्या है? एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कहानी होती है भाई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो tan इनवर्स म्यूएस होता है। ठीक है। ये किसके बीच का एंगल है? तो लिमिटिंग कंडीशन में, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा ब्लॉक पे, एक सब फोर्स लगा रहा होगा एक्सटर्नल, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो जो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल पे होता है अंडर लिमिटिंग कंडीशन, कांटेक्ट फोर्स क्या? तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, इनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे लगाता है। तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल पर रहेगा, नहीं ये मैक्सिमम एंगल है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स म्यूस, यानी ये दोनों एक ही होता है। ये क्या होता है? एक ये बॉडी है, एक रफ सरफेस पर रखा है और इसको इंक्लिनेशन इसका बढ़ाते जाएंगे तो जिस मैक्सिमम एंगल तक ऑरिजेंटल से ये ब्लॉक इस रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप नहीं करता है उस मैक्सिमम एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। लेट
लेटर ऑन यानी उसके बाद क्या होगा, ब्लॉक विल सर्टेनली स्लाइड ओवर द सरफेस। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक के मास से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टैटिक कोफिशिएंट पे ही डिपेंड करता है। इसका मल्टीपल क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। और अब आते हैं हम लोग एक डबल ब्लॉक सिस्टम का कहानी। तो डबल ब्लॉक सिस्टम में कैसे डील करते हैं, और हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी डबल ब्लॉक सिस्टम हो कहानी बनाएंगे कैसे, ये बात सोचिए। देखिए हम कर क्या रहे हैं। आप दो ब्लॉक बना दो, आप कोई भी दो ब्लॉक बना दो और सरफेस आप बना दो, और इसको ऐसा करो कि इस पर आप लगा दो कोई फोर्स, ठीक है, और ये कह दो आप कि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये फिलहाल के लिए हमने स्मूथ ले रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लॉक M1 है, इसका मास है 2 kg। ये ब्लॉक है M2 है, इसका मास है 4 kg। और हमने क्या किया, इस लोअर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया और इसकी वैल्यू है 24 न्यूटन। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा। ये लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल, चाहे अपर पे लगे, हमारा स्टेप कॉमन है, ध्यान रखना है बात को। और इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इस कांटेक्ट पे दोनों ब्लॉक के बीच में 0.4 स्टैटिक कोफिशिएंट, और म्यू के इज 0.2। अब क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसमें देखिए बेसिकली हमें क्या निकालने को आता है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक दिस, दोनों का एक्सीलरेशन पूछेगा, और एक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स पूछेगा कॉन्टेक्ट सरफेस पे किसी एक ब्लॉक पे। हम क्या करते हैं, इसको कैसे स्टेप लेते हैं, इसमें कंफर्मेशन स्टेप क्या होगा। अब इसमें देखिए, अगर ये क्वेश्चन में कह देगा कि दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो रही है, तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने कह दिया कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए, इसको हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी आगे की ओर है, तो स्लाइड करेगा तो आगे ही करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और स्लाइडिंग करा दोगे तो काइनेटिक बोलेंगे, नहीं कर रहा होगा तो स्टैटिक बोलेंगे, टेंडेंसी बनेगी तो स्टैटिक बोलेंगे। और इस पर आखिर सोचो, इसको आगे कौन ले जाएगा, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, और पेयर ऑफ सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट ही लगता है बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं देते हैं, आपको ये देकर पूछेगा कि एक्सेलरेशन बताइए दोनों ब्लॉक का, और दोनों के बीच में या किसी एक ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा वो बताइए। हम क्या करते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम अपने मर्जी से मान लेंगे लेट, हमेशा हर क्वेश्चन में यही मानेंगे जब तक दिया ना रहेगा, दे देगा ऐसा होगा नहीं, इसके चांसेस 1% है बस, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा। लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है। हम एक साथ इसको चलाने की बात करें, यानी कॉमन एक्सेलरेशन, तो हम एक कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब मान लिया तो स्लिपिंग सीज कर दिया, तो नेट इस पूरे एंटायर सिस्टम पे नेट फोर्स है 24 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 6, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, दूसरा स्टेप हम लेते हैं, यही हमारा कन्फर्मेशन स्टेप होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि आप किसी भी का एक एबीडी बना दो, तो मेजरली क्या करते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में उस ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं जिस पर हमने ये फोर्स अप्लाई किया वो नहीं किया है, और जो सिर्फ फ्रिक्शन के इफेक्ट में चलता है। तो कंफर्म है कि ये ब्लॉक क्या है, आगे की ओर जा रहा है और सिर्फ इसको फ्रिक्शन फोर्स ही आगे ले जा सकता है, ठीक है। ये रहा M1 ब्लॉक, मास रख देंगे तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन 100% आगे लगेगा। अब देखिए स्टैटिक क्यों, क्योंकि हमने मान लिया है कि एक ही साथ जा रहा है विदाउट एनी रिलेटिव स्लिपिंग, मूव टुगेदर मतलब विद कॉमन एक्सेलरेशन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg का फिलहाल यहाँ कोई यूज अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एक लिमिटिंग निकाल कर आप रखे रहिए, हमेशा हर क्वेश्चन में फ्रिक्शन में लिमिटिंग पहले निकाला जाता है। तो लिमिटिंग निकाल के जब रखे रहेंगे तो लिमिटिंग क्या होगा, यहाँ का म्यू वेस 0.4, और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसका वेट होगा mg, यानी 20 न्यूटन ले लिया, यानी 8 न्यूटन है लिमिटिंग, रखे रहेंगे। अब देखिए मेरे मान्यता के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और यही इसको इस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा,
ठीक है, तो मास कितना है, ये है 2 kg और एक्सीलरेशन कितना है हमारा 4, हमारा आया वैल्यू कितना 8 न्यूटन। अब देखिए ऐसा हर फोर्स के लिए तो होगा नहीं कि यही आएगा, क्योंकि कॉमन एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा, लेकिन इसमें हमारे पास 2 केसेस बनेंगे यहाँ से। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन मान ली यहाँ पे जो आ रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेटेड लिमिटिंग से कम या बराबर आता है तो हमारा एजम्पशन करेक्ट हो जाएगा, एजम्पशन इज करेक्ट, मतलब कि करेक्ट होते ही हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 8 न्यूटन था तो आ गया, मेरा एजम्पशन करेक्ट गया, यानी यही हमारा आंसर बनेगा और फ्रिक्शन का भी आंसर यही बन गया। ओके, सॉल्व हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा आएगा, अगर आया तो एजम्पशन इज रॉन्ग, अगर एजम्पशन मेरा रॉन्ग हो गया इनकरेक्ट, तो भाई करेक्ट क्या है, मतलब इनकरेक्ट क्या होगा, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत साबित हुआ, तो गलत साबित हो गया लेकिन हम सही साबित होंगे। क्यों, अगर मेरा एजम्पशन माना हुआ कि बिना स्लीपिंग के दोनों ब्लॉक जा रहे हैं तो ये गलत हुआ, यानी स्लीपिंग हो गया। स्लीपिंग हो गया तो हमें नोन हो गया कि देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन का वही डायरेक्शन दोनों ब्लॉक पे बनाएंगे, ठीक है, एफबीडी बनाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देंगे म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के की वैल्यू हमने इसीलिए अलग दे रखा है जानबूझकर, और क्वेश्चन में अगर इंटेंशन ऐसा होगा तो ये जरूर करेगा। उसके बाद न्यूटन लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन निकल जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास से। ये स्टेप क्या है कि हर एक क्वेश्चन को बना देगा, चाहे वो जेई स्टैंडर्ड का हो चाहे नीट स्टैंडर्ड का, ये दोनों स्टेप। मान लीजिए नीचे कोई स्मिथ की जगह फ्रिक्शन कर देगा तो क्या करेंगे, जो ये एफ लगा रहे हैं तो हम तो इन दोनों में स्लिपिंग मना किए हैं तो यहाँ पे स्लिपिंग कराएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स और इस फोर्स का डिफरेंस लेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा हो कि ये इतना ज्यादा लिमिटिंग है कि जो आप लगाए हो वो ज्यादा है ही नहीं, तो एक्सीड ही नहीं करेगा, तो ओवरऑल कोई लोअर ब्लॉक ही नहीं चलेगा, लोअर ब्लॉक नहीं चलेगा तो ऊपर वाले फ्रिक्शन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही कुछ सिंपल केस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, हमारा फोकस डबल ब्लॉक सिस्टम पे। मान लो कोई कहता है कि यही 24 न्यूटन ऊपर लगा दिए होते तो कुछ नहीं है, कॉमन एक्सीलरेशन तो यही आएगा भाई। लेकिन अब देखिए जब ये लोअर ब्लॉक का हम एबीडी बनाएंगे, वहां स्टडी फ्रिक्शन निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे इसी कंडीशन, एकदम सेम मेथड, सिमिलर मेथड है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई देखते रहना, तो चैनल भी थोड़ा सब्सक्राइब करते रहना जब मूड बन जाए तो, ठीक है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं, जैसे कुछ डबल ब्लॉक का ही क्वेश्चन पे आ गए, देखिए डायरेक्टली, और जो हमने कहा था वही आ गया। देखिए 2 kg ब्लॉक है, 8 kg ब्लॉक है, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ ये स्मूथ है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन द ब्लॉक्स है 0.5, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यानी दोनों ये एक साथ जाएगा तो ये मैक्सिमम कितना अलाउड फोर्स है। अब देखिए मैक्सिमम अलाउड फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर है ना, इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और यही ब्लॉक डिसाइड करेगा कि पूरे सिस्टम का कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कभी भी कोई पूछे तो टोटल मास यानी m प्लस कैपिटल M में 8 + 2 10 kg इंटू मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन। ये याद रखना कि ये जो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन है, दिस इज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो ब्लॉक पे जहां पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन कर रहा है एक्सीलरेट। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, इसको एक्सीलरेशन देने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन अवेलेबल है, और हमें पता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू, इसीलिए बार बार इसी को ले रहे हैं। अगर यही फोर्स मैक्सिमम इस पे लगा के पूछ रहा होता तो इसको लोअर वाले को लिमिटिंग ही मैक्सिमम एक्सीलरेशन दे सकता है, क्योंकि देखिए जो फ्री ब्लॉक है ना, जो सिर्फ एक्सीलरेशन जिसको मिल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन उससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त करेगा जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीलरेशन आएगा। इसलिए आपको कॉमन एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू उसी से डिसाइड करके रखनी, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त करेगा
भैया इससे ज्यादा एसिलेट नहीं होते हैं, हमारा साथी तो लिमिटिंग ही है, इससे ज्यादा नहीं एसिलेट होते, करोगे तो भैया हम तो रिलेटिव स्लिपिंग ले लेंगे, इसलिए कहा जा रहा है। तो ये हम लिमिटिंग यहाँ से लिमिटिंग निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर म्यूवेस है तो इसका स्मॉल एम है इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का यही होगा, यही एसिलेशन डिसाइड करेगा, यानी एफ एल अपान एम। तो 10 यहाँ रख देंगे, मैक्सिमम एसिलेशन क्या होगा, एफ एल अपान स्मॉल एम, ये डिसाइड करेगा, यानी म्यूवेस जी आएगा। तो म्यूवेस जी आप लिख दो और इसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, सिंपल सी बात। और 10 लिया और म्यूवेस की वैल्यू 0.5 है और डाटा से लग रहा है कि ये 9.8 का सहारा लिया गया है। तो ये हो जाएगा भैया कितना, 5, तो ये हो जाएगा 49 न्यूटन। दिस इज करेक्ट आंसर। तो बनाने का मेथड यही होगा। लेकिन अगर सपोज करिए मैक्सिमम फोर्स इस पर लगा के पूछ रहा होता तो हम लिमिटिंग निकालते तो यही आएगा, बट मास कैपिटल एम से डिसाइड कर रहे थे। तो आप ये समझ लेना कि आंसर में चेंज होता। फिलहाल हम आगे बढ़े बेटा, ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, न्यूटन्स लॉ का बहुत रोल होता है इसमें मैकेनिक्स में। ब्लॉक है एम मास का और ये कह रहा है कि ये स्लाइड कर रहा है भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओके, और एंगल ये थीटा दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से एसिलेट करिए। देखिए इसको सोचने का कई तरीका है, और ये है रफ सरफेस, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो सीधा कह दो आप एसिलेरेशन क्या है, 0। न्यूटन्स लॉ कहता है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 है तो आप जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस जरा लगा के देखिए, अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, ओके, तो एक अगेंस्ट में ऊपर कोई फोर्स है, कोई और नहीं है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और बाय द वे हमसे कांटेक्ट फोर्स ही पूछा गया है। तो अगर सिंपल सी बात करें न्यूटन्स लॉ, अब कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तीसरा, दो ही है, एक कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन अपना कंपोनेंट और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, जो भी यहाँ फिलहाल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इनका रिजल्टेंट होता है बेसिकली। तो फोर्स एक्सटर्नल बोले तो एक mg है, ग्रेविटेशनल अर्थ ने लगाया है, और ये है कांटेक्ट फोर्स जो रफ इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे लगाया। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से नेट फोर्स 0 है, तो कांटेक्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। दूसरा एक है कि mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन और mg sin थीटा काइनेटिक फ्रिक्शन, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे अंडर रूट mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर। mg का होल स्क्वायर बाहर आके अंडर रूट से mg बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है 1 हो जाएगा, तो भी आंसर यही आएगा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि कॉन्सेप्चुअल स्टेप ले, लॉजिकल स्टेप्स ले, जो मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को बना देता हो। अब देखिए एक ब्लॉक है 10 kg का, रफ इंक्लाइन प्लेन है, फोर्स 3 न्यूटन का नीचे लग रहा है अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये 0.6 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी ये एक मिनिमम लेवल का फोर्स है, सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, मतलब कि इससे कम लगा देंगे तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या कर जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब मिनिमम लगा रहे होते हैं ना, तो इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की ओर बनती है, इससे कम लगाते ही नीचे स्लाइड करेगा। इस केस में इसको बचाने के लिए इस मिनिमम फोर्स P का ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसको सपोर्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 3 न्यूटन का फोर्स जो है ये अप्लाइड है, और mg ऑलरेडी है 10 kg का, यानी 100 न्यूटन। आप mg cos थीटा और ये नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, इधर mg sin थीटा, यानी कि ये है एंगल 45, तो 100 का sin 45 1/√2, ये आ जाएगा mg sin 45, m100/√2। आप इसको सॉल्व कर लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, इसको 2 बना दिया तो 50 कर दिया, तो 50√2, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो 50 रूट का सोल्यूशन बनाना है अगर, तो 1.4 ऑलमोस्ट ले लिया √2 की वैल्यू, और ये 50 ले लेंगे तो 14,570 न्यूटन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 70 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अब ये देखिए 70 न्यूटन का नीचे लगा, 70 और प्लस 3 73 न्यूटन इधर हो गया डाउन, और ये एफ एल होता है भैया म्यू एस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। ये चूंकि साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है तो बात तो वही आएगी दोनों की दोनों, तो ये भी 70 ही आ जाएगा। ये 70 और ये एफ पी मिनिमम ये आ जाएगा इसमें। तो इसको जरा सॉल्व कर लो भैया, ये जीरो काट दो तो 42 हो गया, 73 माइनस 42 पी मिनिमम आएगा। तो पी मिनिमम की वैल्यू कितना आएगा, घटा लो भैया, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 4 गया 3, 31 न्यूटन आएगा इसमें। तो इसमें हम 32 लगा सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि हो सकता है कि सब चीज़ का असर हो, जी की वैल्यू 9.8 लिया गया हो तो बहुत सारा इम्पैक्ट आ सकता है इसमें, और यही इम्पैक्ट रहा होगा। ऑलमोस्ट हमने लगा दिया आंसर, यह बिल्कुल करेक्ट मेथड है, कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने का। ये देखिए 1 kg 3 kg का ब्लॉक है, और देखिए फिर से आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए एंड बी के बीच में यहाँ पे 0.2 है, जब तक म्यू लिखा रहता है स्टैटिक काइनेटिक बराबर मानते हैं। बी और इसके बीच में है 0.2, इसमें भी वही है म्यू। अब मैक्सिमम फोर्स आ गया इस पे, देखिए फिर से बात वही आ गया, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए ताकि स्लाइड न करे, सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द बी, नहीं स्लाइड करे तो दोनों एक साथ जाएगा। यहाँ देखिए चेंजेस है, नीचे स्मूथ नहीं है, यह रफ है। हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम जो एसिलरेशन है, पहली बात नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में एफ मैक्सिमम और डिफरेंस, यहाँ का लिमिटिंग देखिए ये इसको अपोज करेगा, क्रॉस करो पहले, लिमिटिंग यहाँ का होगा म्यू एस म्यू वही है, नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों जोड़ो 3 1 4, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो ये अपोज करेगा तो नेट फोर्स हो गया एफ मैक्सिमम माइनस 8 और डिवाइडेड बाय टोटल मासेस 4। बट ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन डिसाइड करेगा, वी विल डिसाइड दिस मैक्सिमम एक्सीलरेशन। हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो दोनों को एक साथ एक्सीलरेट कर सकते हो, तो आपत्ति किसको आएगी, किसको दिक्कत है, तो जिसको सिर्फ फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक को फ्री है उसको सिर्फ फ्रिक्शन ही एक्सीलरेट करता है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसी से डिसाइड होगा, यहाँ का एफ एल से। तो यहाँ का एफ एल 1 बात कर लो तो ये डिसाइड करेगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। एफ एल 1 मतलब सीधे लिखे तो म्यू है 0.2 और इसका मास स्मॉल एम ए लिख दो इंटू जी अपान स्मॉल एम ए लिख दो, तो ये कट देना था इसीलिए वैल्यू नहीं लिखे, जी की वैल्यू 0.2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा कि ये 2 होता है, 4 इंटू 2 8 और 8 और 8 16, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन का आंसर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक देखो कितने लाइन में बनाया जा रहा है, ज्यादा नहीं है ये। हम अगर ये क्वेश्चन पे समझाने की बात न करें तो एक ही स्टेप है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड हु विल डिसाइड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन is decided by the block which is accelerated only by the static force, अगर मूविंग टुगेदर की कंडीशन में बात कर रहे हो तो ठीक है। हम लोग बस यही तक इसको रखेंगे, आगे के क्वेश्चंस वगैरह और हम आगे वन शॉट डालेंगे उसमें होगा। और फिलहाल के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।